जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल और फेसबुक के पेज पर, जिसपे कि लगातार मैं आपको वर्ग दो मध्य प्रदेश वर्ग दो की जो चयन परीक्षा है, सिलेक्शन टेस्ट है, जिससे कि आप शिक्षक बनेंगे वर्ग दो के, उसके लिए सोशल साइंस पर जो सिलेबस है, सोशल साइंस की जो वैकेंसीज हैं, उसके लिए मैं ये क्लासेस ला रहा हूँ, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का सिलेबस उसमें आ रहा है। 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो उस पर लगातार मैं क्लासेस डेली आ रही हैं। सोशल साइंस पर मिक्स क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं मैं, जिसमें कि वो सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न, जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न पर आधारित ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ला रहा हूँ। साथ में सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस मैं लगातार लेकर आऊंगा, जिसमें कि अभी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज मैंने चालू कर दी है। पहला वीडियो कंप्लीट कर दिया, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे हिस्ट्री के। और अब मैं सेकंड क्लास हिस्ट्री की यहाँ पर रख रहा हूँ, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। तो आप सभी विद्यार्थी जो कि सोशल साइंस वर्ग दो की तैयारी कर रहे हैं, मेरी क्लास को, मेरे लेक्चर्स को, मेरे एमसीक्यू क्लास को आप कंप्लीट देखिए, जिसमें कि आपको वो सारे फैक्ट्स कंप्लीट मिलेंगे जो कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज है, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हिस्ट्री की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। तो इस ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो भी चल रहे हैं, उन सभी में क्वेश्चंस इसी तरीके के बनते हैं। तो वर्ग दो की तैयारी वाले विद्यार्थी स्पेशल इसको देखें, क्योंकि इसमें वो सारे फैक्ट्स, क्योंकि 20 मार्च से ये पेपर चालू हो जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी लगातार मेरे इस तरीके की वीडियो को आप देखते रहिए, क्योंकि इससे आपका रिवीजन होगा और इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे विद फैक्ट्स के साथ। शुरू करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि मेरी क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि आप वो सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको वहां से मेरी सारी क्लासेस की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 74 से, क्योंकि इससे पहले मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो 74 से हम शुरू करेंगे। तो पहली क्लास का आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके देख लीजिएगा। और साथ में पिछली क्लासेस के भी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो वहां से आप सारे के सारे वीडियो देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आ गया। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी, और आपको यहां पर उनके सामने के मैचिंग करनी है। यहाँ पर मैचिंग करनी है, ए को, बी को, सी को और डी को यहाँ पर मैच करते हुए आपको आंसर देना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन बहुत ही बड़ा था, इस कारण से इस तरीके से सेट हुआ है, तो इसको आप बिल्कुल उस तरीके से दिमाग लगा के इसका आंसर दीजिएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, ये ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें कि सामने के ऑप्शन दिए हुए हैं। बी में दिया है 1858 की साम्राज्य की उद्घोषणा दिया हुआ है, जो कि इसका यहाँ तक आ गया है, ये सेकंड का। और तीसरा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और चौथा है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, मैचिंग करते हुए आपको आंसर देना है। यहाँ पर बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। प्रांत के कानून बनाने का अधिकार पर गवर्नर का नियंत्रण, ठीक है। और बी में है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन करने का अधिकार ताज ने अपने हाथों में लिया। और तीसरा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, और चौथा है कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना। तो कौन से एक्ट में, किस समय में, कौन सी इवेंट हुई थी अंग्रेजी शासन के समय में, ब्रिटिश जो उपनिवेशिक काल था उस समय। तो इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, बताएं। तो इसका जो आंसर है अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये इज द करेक्ट आंसर। इसको अपन मैच कर लीजिएगा, मैं बताता हूँ। 1784 का पीस इंडिया एक्ट की बात की जाए तो पीस इंडिया एक्ट जो आया था, उस समय यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, यानी कि इसका ए ऑप्शन यहाँ पर मैच करता है। अगर हम बी की बात करें तो 1858 की साम्राज्य की घोषणा, ठीक है ना, घोषणा हुई थी, साम्राज्य ने घोषणा की थी, वो क्या की थी यहाँ पर, तो यहाँ पर
सेकंड वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना शासन करने के लिए अधिकार और ताज ने अपने हाथों में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो अपने हाथ में ले लिया था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पूरा भारत का शासन चला गया था, जो कि 1858 का जो एक्ट आया था उस एक्ट के तहत यहाँ पर आया था। अगर सी की बात करें तो सी का 4 सही है यहाँ पर। सी का 4 है, देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था। इस समय यहाँ पे कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो वॉरेन हेस्टिंग के समय आया था। वॉरेन हेस्टिंग के काल में ये हुआ था, ठीक है। तो ये सी हो गया। डी की बात करें तो डी क्या है, 1871 का भारत परिषद अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम में यहाँ पर प्रांत का जो कानून बनाने का अधिकार था वो गवर्नर जनरल के नियंत्रण, ठीक है ना, के नियंत्रण में आ गया था यहाँ पर, ठीक है। तो इसका डी का जो है वो 1 है, तो ये इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा आप। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से मैच करने वाला है, मैच द फॉलोइंग वाला ये क्वेश्चन है, इसमें कि कलकत्ता क्रॉनिकल की बात हो रही है। ये सारे के सारे जो है ये न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर पर ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कलकत्ता क्रॉनिकल, सामने ऑप्शन दिया है 1786, द मद्रास कुरियर, सामने का ऑप्शन सेकंड वाला 1789, द बंगाल गजट, द बॉम्बे हेराल्ड। तो यहाँ पर आपको मैच करते हुए आंसर यहाँ पर देना है। अगर आपको आंसर इसका पता है तो इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं, बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री पर है। मॉडर्न हिस्ट्री पे अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जो जो अखबार निकले थे उन अखबारों पर, यानी कि जो जो न्यूज़पेपर उस समय निकाले गए थे उसका यहाँ पर मैच करना है कि कौन सा न्यूज़पेपर किस ईयर में यहाँ पर पब्लिश होना शुरू हुआ, ये बताना है। बताएं कौन सा आंसर सही होगा इसका। देखिए इसका जो आंसर अगर हम मैच करें तो द कलकत्ता क्रॉनिकल की बात की जाए, द कलकत्ता क्रॉनिकल, तो इसका जो आंसर है अगर हम देखा जाए तो ये 1786 में ही बना था, तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो ए 1786। और अगर द मद्रास कुरियर की बात की जाए तो द मद्रास कुरियर की जो एस्टेब्लिशमेंट था, जो शुरुआत की गई थी वो 1789 में की गई थी। तब बंगाल गजट की बात की जाए तो ये 1780 में ही की गई थी, यानी कि बिल्कुल ऑर्डर में है। द बॉम्बे हेराल्ड की बात की जाए तो 1788 में द बॉम्बे हेराल्ड, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। 1 2 3 4। कलकत्ता क्रॉनिकल जो था उसका जो प्रकाशन हुआ था वो कलकत्ता में किया गया था, और ये एक साप्ताहिक यानी कि वीकली अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, ठीक है। कलकत्ता क्रॉनिकल ये वीकली पब्लिश होता था और इसकी शुरुआत 1786 में की गई थी। अगर मद्रास कुरियर की बात की जाए तो मद्रास कुरियर जो कि 1789 में हुआ था, ये भी एक इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश न्यूज़पेपर था, समाचार पत्र था, जो कि 1785 यानी कि 1789 के आसपास इसकी पब्लिशिंग हुई थी। और ये वहां से लेके 1821 तक ये पेपर लगातार पब्लिश होता रहा, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी और जो ब्रिटिश भारत में प्रकाशित होने वाला ये पहला समाचार पत्र था। और ये अपने समय का प्रमुख समाचार पत्र के रूप में जाना जाता था। इसमें जितनी भी गवर्नमेंट जो भी न्यूज होती थी, जो भी उनकी सूचनाएं होती थी, अधिसूचनाएं, वो भी छापता था। उसके लिए यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पे आधिकारिक पत्र जो समाचार पत्र है उसके रूप में जाना है, यानी कि गवर्नमेंट जो समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी अपनी अधिसूचनाएं इस पेपर में छपवाती थी। जो भी इसमें सर्कुलेशन होता था गवर्नमेंट का, वो सर्कुलेशन भी इसी पेपर से जारी होता था, जिसको बोलते थे मद्रास कुरियर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कई बार स्पेसिफिक क्वेश्चन में भी ये बन जाता है। ये मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बंगाल गजट जो कि 1780 में इसकी छपाई हुई थी, और ये पहला पेपर था जो कि एक अंग्रेज ने सबसे पहले, यानी कि अंग्रेजी में पब्लिश होने वाला, इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होने वाला ये पहला अखबार था भारत में, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन बिल्कुल बना है। बंगाल गजट जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया, जिसको कि जेम्स अगस्त हॉकी के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था, और ये 1780 में पब्लिश हुआ था। कलकत्ता से ये निकलता था और ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, और इसे कलकत्ता जर्नल
एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर्स के नाम से भी इसको जाना जाता था। द बॉम्बे हेराल्ड की बात कर लें तो द बॉम्बे हेराल्ड जो कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार था, ठीक है ना, जो कि बॉम्बे में होता था, और ये 1790 में, यानी कि 1780 में जो कलकत्ता में हुआ, और उसके बाद में ये 1788 और कई जगह पे 1790 भी दिया हुआ है, याद रखिएगा। इसका जो ईयर है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरिएशन है, 1790 के आसपास और 1788 में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन जब पॉपुलर हुआ था तो पॉपुलर होने का समय 1790 के आसपास था, ठीक है ना। और उस समय ये मुंबई में इसको छापा जाता था। शुरुआत में इसका नाम जो था वो बॉम्बे हेराल्ड ही था, तो बॉम्बे हेराल्ड के नाम से शुरू हुआ था, लेकिन आगे जाके इसका नाम बदल गया था, और इसका नाम बदल के बॉम्बे गजट हो गया था। क्या हो गया था? बॉम्बे गजट। बॉम्बे गजट के रूप में ये जाना जाता था, बॉम्बे गजट के रूप में, ठीक है। बॉम्बे गजट के रूप में ये जाना जाता था। ये इसका नाम बदल दिया गया था। कब बदला था ये 1791 के आसपास इसका नाम बदल गया था। इस कारण से इसको जो है 1791 और 90-91 का भी पब्लिशिंग मानते हैं, क्योंकि इसका नाम बदला था। वैसे इसकी शुरुआत 1788 के आसपास हो गई थी, द बॉम्बे हेराल्ड की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा। 76 रणजीत सिंह के द्वारा विजित किए गए प्रदेशों के सही क्रम क्या है? महाराजा रणजीत सिंह, सिख एम्पायर, उस पर भी क्वेश्चन है, और सिख एम्पायर के यहाँ पर जो ऑर्डर दिए हैं वो बताना है आपको कि सबसे पहले कौन सा, उसके बाद में लगातार जो क्षेत्र थे उस पर रणजीत सिंह ने जो विजय पाई थी वो कौन कौन से इसमें आंसर सही होंगे। ऑप्शन आपको ऑर्डर वाइज देना है यहाँ पर, ए बी सी डी में से। आप स्टेटमेंट, आप कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, और साथ में आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको क्लासेस कैसी लग रही है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो है वो कैसे लग रहे हैं, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको और किस किस तरीके के सब्जेक्ट में किस पैटर्न पर क्वेश्चन चाहिए, तो उस हिसाब से भी मैं आपको क्वेश्चंस ला के दूंगा। और साथ ही साथ में पीडीएफ भी आपको मिलेगी, जो कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसका भी यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहां से भी आप उसको भी जोड़ सकते हैं। बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर जो रणजीत सिंह ने विजय पाई थी वो पाई थी लाहौर में, ठीक है ना। लाहौर, इसका ये अपन ऑर्डर बना देते हैं। पहले नंबर पे लाहौर बने थे। लाहौर के बाद में दूसरे नंबर पर यहाँ पर मियानी, मियानी यानी कि मुल्तान के आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर विजय पाई थी। वो सेकंड गढ़ था जो कि रणजीत सिंह ने जीता था। उसके बाद में पेशावर जो कि तीसरे नंबर पे आता है, यहाँ पर इस ऑर्डर में देखा जाए तो तीसरे नंबर पर पेशावर था। चौथे नंबर पे बात की जाए तो कश्मीर पे उन्होंने कब्जा किया था, और उसके बाद में आखिर में यहाँ पर अमृतसर पर कब्जा किया था। तो इस तरीके से अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसमें जो आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर महाराजा रणजीत सिंह की बात की जाए तो महाराजा रणजीत सिंह ने सिख एम्पायर की स्थापना जो की थी वो 1798 98 में सिख एम्पायर की स्थापना की थी महाराजा रणजीत सिंह ने। और महाराजा रणजीत सिंह का जो शासनकाल था वो 1798 से लेके 1838 तक था। 1838 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में लगातार सिख एम्पायर का डिक्लाइन चालू हो जाता है, और ये डिक्लाइन में आपको दो युद्ध अंग्रेजों के बीच में देखने को मिलेंगे, जो कि थे फर्स्ट सिख वॉर और सेकेंड सिख वॉर। तो फर्स्ट सिख वॉर जो हुई थी, मैं बार बार रिवीजन आपको करवाता रहूंगा, जो हुई थी 1844 से लेके 45, यानी कि एक वर्ष तक ये वॉर चली थी। और उसके बाद में दूसरी सिख वॉर 1848 1848 से लेके 49 में ये हुई थी। इस बीच में अंग्रेजों ने एक संधि भी की थी राजा रणजीत सिंह के साथ में, जिसको कि सतलज की संधि कहा जाता है। सतलज नदी पर की गई थी पहली संधि, इसको कि अमृतसर की संधि भी के नाम से भी जाना जाता है। और ये हुई थी 1809 में, 1809 में हुई थी। और इस समय जो गवर्नर जनरल वाइस सॉरी क्या
गवर्नर जनरल बन के आया था वो थे मिंटो, ठीक है ना, मिंटो की समय थी। लेकिन इस पर जो साइन किए थे वो किए थे मेटकॉफ ने, चार्ल्स मेटकॉफ के इस संधि पर साइन थे, जिसमें कि सतलज की जो पूर्वी सीमा थी वो अंग्रेजों के पास में थी। अंग्रेजों की बॉर्डर बना ली थी अपनी, कि हमारी बॉर्डर होगी, इसके बॉर्डर से हम पश्चिम की तरफ सतलुज नदी की पश्चिम की तरफ में हम प्रवेश नहीं करेंगे, और आप सतलुज से पूर्वी तरफ में आक्रमण नहीं करेंगे। तो आक्रमण ना करने के लिए ये संधि की गई थी राजा रणजीत सिंह के साथ में, ठीक है। तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या होगा। इसमें ऑर्डर बताना आपको कि एक के बाद में एक कब ये घटनाएं घटी थी। नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, पानीपत का तीसरा युद्ध, बहादुर शाह जफर का द्वितीय द्वितीय का सत्तारोहण, यानी कि वो गद्दी पर कब बैठा था। ऑप्शन आपके सामने है, ऑर्डर वाइज बताना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था। ये ऑप्शन दिए हुए, आंसर दीजिएगा इसका, कमेंट में आप आंसर दीजिए। हाँ जी, अगर आपको आंसर पता है तो आप बिल्कुल आंसर दीजिए। साथ ही साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी, तो वहां से भी आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को भी जुड़िएगा, जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। लगातार ये वर्ग 2 की जो सीरीज है वो आपको मिलेगी, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ 25 के पैटर्न पर आधारित है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में। बताइए इसका आंसर क्या है। इसमें आपको इन सभी घटनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसमें कि नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कब हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, और द्वितीय बहादुर शाह जफर सेकंड कब गद्दी पर बैठा था। मुगल एम्पायर का जो आखिरी बादशाह था वो कब गद्दी पर बैठा। जी बताएं। ठीक है, इसमें पहले मैं ऑर्डर लिख लेता हूँ, सन बताता हूँ आपको, ठीक है। अब फिर मैं आपको आंसर भी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। नादिर शाह का आक्रमण, जिसको कि ईरानी नेपोलियन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ईरानी नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आक्रमण हुआ था, ये आक्रमण हुआ था 1739 ईस्वी में, ठीक है। अगर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण की बात की जाए तो ये मराठा का तीसरा ये युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। वो अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी वंश का जो शासक था, अफगानी शासक था, उसके साथ में हुआ था ये। पानीपत का तीसरा युद्ध भी यही समझ लो 1761, देखिए तीसरा युद्ध भी यहीं पे दे दिया है, तो ये भी 1761, ठीक है ना। आक्रमण इसमें देखिए अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण की शुरुआत पूछी गई है यहाँ पर। इसमें पानीपत का, इसमें कंफ्यूजन इसी बात पे हो जाएगा कि दोनों ऑप्शन एक से आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये एक से ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली का भारत पे आक्रमण बताया है, ठीक है ना। भारत पर जो आक्रमण हुआ था वो शुरुआत कब से हुई थी, भारत पर अटैक करना दुरानी वंश के अहमद शाह अब्दाली ने कब किया था, ये क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है 1748, 1748 से लेके 1767, ठीक है ना, 1767 तक इसने लगातार अटैक किए थे। यानी कि शुरुआत कब कर दी थी इसने, 1748 में इसकी इसकी शुरुआत कर दी थी। बहादुर शाह जफर की द्वितीय की बात की जाए तो जो अकबर द सेकंड था, अकबर द सेकंड के बाद में जो उनके पिता थे, उसके बाद में ये गद्दी पर बैठे थे। तो अकबर द सेकंड जो इनका इंतकाल होता है 1837 में, उसके बाद में ये गद्दी पर बैठते हैं 1837 से लेकर 1857 तक, 20 वर्ष तक ये शासन में रहते हैं। फिर उसके बाद में जब रेवोल्यूशन होता है, तो रेवोल्यूशन के बाद में मुगल एम्पायर की सारी चीजें खत्म हो जाती है, मुगल एम्पायर को पूरा खत्म कर दिया जाता है और अंग्रेजों का शासन हो जाता है। यहाँ पे विक्टोरिया शासन लगा दिया जाता है। अब इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए सबसे पहला ऑर्डर जो है वो 1739 पहले नंबर पर आ गया, दूसरे नंबर पर अहमद शाह अब्दाली आ गए, तीसरे नंबर पर पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया, और चौथे नंबर पर जो हुआ वो 1857। पानीपत का तीसरा युद्ध जो मराठा एम्पायर के साथ में हुआ था, जिसमें कि मराठा एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था, पतन होना चालू हो गया। पहला आंसर ही सही है, ए इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, 1 2 3 4 ऑर्डर वाइज ये दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर सन पता होना चाहिए, किस ईयर में कौन सी घटना हुई है। वो उस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किस ईयर में कौन सी घटना घटी है, तो आप आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे तो ऑर्डर पूछ लिया गया है, एक एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन आपके यहाँ पर मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और काफी कुछ आपको यहाँ पर समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहेगा, मेरी आपसे गुजारिश है। लगातार ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जो कि तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री के पार्ट की, वो इसको देखें और कंप्लीट कर पाए। क्वेश्चन नंबर 78 आ गया, ये परमानेंट सेटलमेंट पे क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट पर आधारित ये क्वेश्चन है, जिसमें कि 1 2 3 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, कौन सा सही है, कौन सा इनमें से कौन सा सत्य, यानी कि यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से एक सही है, दो सही है, एक दो तीन सही है, या फिर एक तीन चार सही है, या एक चार सही है। इस तरीके से आपको इसके आंसर देने हैं। परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के ऊपर बताया गया है, और ये किसके शासनकाल में, ये कौन उस समय यहाँ पर गवर्नर जनरल था जिसके समय में ये परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत की गई, ये आप बताइएगा। बताइए, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा आप इसका आंसर की। कंसिस्टेंसी जब भी आती है जब आप इसमें सीरियसली क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देते हैं। हाँ जी, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको, क्योंकि ऑप्शंस पढ़ने के लिए भी समय आपको चाहिए। अच्छे से पढ़ें, उसके बाद में आंसर दें। तो मैं आपको समय ना दूं और उसके बाद में मैं तुरंत ही एक्सप्लेन करने लगूं, तो वो भी गलत होता है। चलिए अब शुरू करता हूं मैं आपको पूरा बताना। इनको नहीं पता है वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा पूरा, और इसमें आपको पूरा परमानेंट सेटलमेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की जो स्टेटमेंट है वो उसी में आपको मिल जाएगी। इसमें अगर आप पहला स्टेटमेंट देखें तो ये व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी 1793 में, वॉरेन हेस्टिंग ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये ऑप्शन इसका गलत है, इसमें वॉरेन हेस्टिंग नहीं आएगा, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग का जो समय था वो क्या था, वो था 1773, 1773 से लेके 1784 का समय था ये। ठीक है, और यहाँ पर समय दिया है 1793, 1793। तो परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत का समय तो बिल्कुल सही दिया है, लेकिन साथ में जो गवर्नर जनरल का नाम दिया वो गलत दिया है। तो यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर ये गलत है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि पहला इसमें नहीं हो सकता है। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने एक फैक्ट आपको बता दिया, 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत होती है, और ये जो होती है ये यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग के समय नहीं होती है। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो था कॉर्नवालिस। क्या था, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये शुरुआत होती है, और ये उस समय आता है, और 1793 में ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्लियर हो गया आपको। अब दूसरा देखते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि के स्वामित्व का अधिकार जमींदारों को दे दिया गया था, और उन्हें भू राजस्व एकत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बिल्कुल सही है। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में शुरू हुई थी, कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू गई थी, और ये व्यवस्था जो थी, इस व्यवस्था को जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, और इस व्यवस्था को जागीरदारी, मालगुजारी, या फिर विश्वेदारी, विश्वेदारी, विश्वे मतलब के एक अलग ही नाम से पुकारा। नाम याद रख लीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन कैसे ही बन सकते हैं। स्थायी बंदोबस्त, या फिर जमींदारी प्रथा, या फिर इसको जागीरदारी प्रथा, मालगुजारी प्रथा, या फिर विश्वेदारी के नाम से भी जाना जाता है। ये व्यवस्था लागू किए जाने से पहले ब्रिटिश सरकार के पास में बहुत सी ऐसी समस्याएं थी, जिसमें कि कृषि की भूमि
का जो मालिकाना हक है वो किसको बनाया जाए, ये समझने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर एट द एंड कॉर्नवालिस ने इसका कंक्लूजन निकाला था 1793 में, और रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ये व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई, ठीक है, जो कि यहाँ पर 1793 में शुरू की गई, ठीक है। इससे पहले भी जो रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए शुरुआत की थी, लेकिन उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, इसलिए उनका नाम ज्यादा नहीं लिया जाता, लेकिन कभी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। 1773 में, जब 72 में वॉरेन हेस्टिंग जब आया था, 72-73 के आसपास में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तब वॉरेन हेस्टिंग ने भी शुरुआत की थी, जिसको कि पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसको ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन जाए तो क्या करेंगे, इसलिए याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग ने भी इसकी शुरुआत की थी। फिर बाद में आके ये व्यवस्था ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। 1776 में इस व्यवस्था में कुछ ना कुछ कमजोरियां थी, तो 5 वर्ष के बाद में ये वाला जो व्यवस्था थी, ये जो शुरू की गई थी, जिसको कि पंचवर्षीय व्यवस्था कहा गया, ये कब खत्म कर दी गई थी। उसके बाद में 1786 के आसपास में कॉर्नवालिस ने बंगाल में जब गवर्नर जनरल बन के आया था, तब जाके यहाँ पे पूरा ये प्लान किया गया था, जो कि 1793 में इस व्यवस्था को लागू किया गया था, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में एक स्थायी रूप से इसकी शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ पे की गई थी, बंगाल में की गई थी, बिहार में की गई थी और उड़ीसा में की गई, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए लिखने में टाइम जाता है। फिर बाद में आके इसको एक्सपेंड भी किया गया था, आगे जाके उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में भी इसको लागू किया गया, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का जो बनारस का क्षेत्र है, उस बनारस का जो जो एरिया है वहां पे भी, और फिर बाद में उत्तरी कर्नाटक में भी इसको लागू किया गया था। तो ठीक है, तो इसका ये वाला जो ऑप्शन है, इसको की सेकेंड है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहला वाला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। जमींदारी एकत्रित भू राजस्व की 1/3 भाग स्वयं पर रख सकते थे, तथा शेष रकम उन्हें एक निश्चित समय के अंदर कंपनी को जमा करनी थी। देखिए यहाँ पे 1/3 का यहाँ पर कॉलम नहीं है, यहाँ पर जो बंदोबस्त व्यवस्था थी वो यहाँ पर 10/11 भाग और 1/11 भाग का डिवीजन था। इसमें 10/11 भाग अंग्रेजों को देना पड़ता था, ठीक है, और 1/11 भाग जमींदार जमींदार अपने पास, ठीक है ना, जमींदार अपने पास रखते थे, ये व्यवस्था थी। यानी कि इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि इसमें 1/3 दिया हुआ है, ये नहीं, तो ये भी इसका गलत हो गया। चौथी व्यवस्था देखते हैं, चौथी में क्या ऑप्शन है, जमींदार अपनी इच्छा अनुसार भूमि को खरीद या बेच सकते थे। जी हाँ, इसमें जमींदार का मालिकाना हक अंग्रेजों ने जमींदारों को दे दिया था, लेकिन जमींदार अब के बाद में मालिक जो होंगे वो जमींदार होंगे, तो जमींदार के पास में पूरा मालिकाना हक मिल गया था यहाँ पे, क्योंकि अपने अनुसार खरीद या बेच सकते थे। लेकिन जमींदारों के पास में भी एक बाउंडेशन थी, अगर जमींदार सही समय पर टैक्स अंग्रेजों को जमा नहीं कर पाते थे, तो जमींदारों से वो पूरी जमीन अंग्रेज अपने पास कब्जे में कर लेते थे, और फिर से उसको बिडिंग करते थे, बोली लगाते थे और बेच दिया जाता था। और उससे जो रेवेन्यू मिलता था, जो बिडिंग करने के बाद में जो पैसा मिलता था, जो रकम मिलती थी, वो अपने पास रख लेते थे। तो यहाँ पर जमींदारों के लिए बहुत सख्त कानून हुआ करते थे, और उस जमींदार को बेदखल कर दिया जाता। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको कौन कौन से मिल रहे हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन में कौन सा आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। ये आ गया अगला क्वेश्चन 79। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, और यहाँ पर भी उसी तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। बताइए, समय आपको पूरा दूंगा इसमें है। देखिए, आप अगर कमेंट में आंसर देंगे तो कंसिस्टेंसी आपकी ही बननी है। बताएं।
इसका जो आंसर है अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समय मैंने आपको दे दिया है। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है जिसमें कि फ्रांसीसी जो कंपनी आई थी वो यहाँ पर सक्सेस क्यों नहीं हो पाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वही जो अंग्रेजों की कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्यों सक्सेस हो पाई, उसके क्या कारण थे, और ये क्यों नहीं हो पाई, इसकी असफलता की क्या कारण थे, ये अपन यहाँ पर समझेंगे। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहला जो ऑप्शन है वो है अंग्रेजी सेना के मुकाबले फ्रांसीसी सेना, जो नौसेना थी, नौसेना की बात है, ठीक है ना, नेवी जो थी वो उसका दुर्बल होना, ये बताया है। ठीक है, तो बिल्कुल स्वाभाविक है, ये दोनों चीजें सही है कि अंग्रेजों की जो नौसेना थी वो फ्रांसीसी नौसेना के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल थी। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी सेना जो थी वो एक फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी, और यहाँ पर जो उनके जो अधिकारी थे वो यहाँ पर पेमेंट पर बिजनेस करने नहीं आए थे, वो यहाँ पर सैलरीड थे वो, और यहाँ पे मुनाफे पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे और अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फ्रांसीसी कंपनी एक निजी कंपनी थी तथा उसे फ्रांसीसी सरकार का संरक्षण नहीं मिला था। ठीक है ना, निजी कंपनी नहीं थी ये, सरकारी कंपनी, जैसे बताया ना कि सरकार के अधीन काम करती थी, तो इसका दूसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, आपको पहले वाले स्टेटमेंट में समझ में आ गया होगा। तीसरा है, फ्रांसीसी कंपनी का ध्यान व्यापार से हटकर उपनिवेश की स्थापना पर लग गया था, जिससे कि उन्हें धन की कमी हो गई थी। वो व्यापार नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को यहाँ पर स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, व्यापार पर ध्यान नहीं दिया, धन की कमी आ गई थी उन्हें, और साथ में अंग्रेजों के साथ में जो युद्ध चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को पावरफुल बनाने की कोशिश की जा रही थी। जो पावरफुल होगा वही यहाँ पर ट्रेड कर पाएगा, बिजनेस कर पाएगा, तो बिजनेस ना करते हुए वो उपनिवेश की तरफ में चले गए थे। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि तीसरा वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये कारण ध्यान ध्यान रखिएगा। चौथा जो है, फ्रांसीसियों के पास में केवल एक महत्वपूर्ण स्थान पांडिचेरी था, जबकि अंग्रेजों के अधिपत्य में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे स्थान थे। बिल्कुल सही है, पांडिचेरी के पास में पांडिचेरी था। इस ऑप्शन में जो दिया, वैसे तो और भी थे लेकिन यहाँ पे पांडिचेरी था, ये बिल्कुल सही है। और अंग्रेजों के पास में बिल्कुल कलकत्ता भी था, उनके पास में बम्बई भी था, और बम्बई जो कि उनको दहेज में मिला गया था, और मद्रास पे भी उनका आधिपत्य था। क्योंकि आखिरी की जो लड़ाई होती है, जो कि कर्नाटक वॉर 3 बात करते हैं इसमें, जिसमें कि वांडीवास का युद्ध हुआ था, उस समय में जो काउंटी लाली ने मद्रास पर ही अटैक किया था, जो कि अंग्रेजों के पास में शुरुआत की थी वहां पे, और उससे ही कर्नाटक की तीसरी वॉर की शुरुआत हुई थी, जो कि जो सप्तवर्षीय युद्ध के कारण यहाँ पर ये एक भड़ास निकाल रहे थे, क्योंकि यूरोप में अंग्रेज मतलब कि ब्रिटिश और फ्रांसीसियों का युद्ध चल रहा था। सप्तवर्षीय युद्ध का नाम मालूम है ना आपको, सप्तवर्षीय युद्ध, जिसकी शुरुआत यहाँ पर बात की जाए तो 1756 से लेके 1763 तक युद्ध हुआ था, वो सप्तवर्षीय युद्ध जिसको पेरिस की संधि पर समाप्त किया गया। तो इसका चौथा ऑप्शन भी सही है, यानी कि जो ऑप्शन कौन कौन से सही हो गए, पहला ऑप्शन सही हो गया, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही आपको देखने को मिल रहा है, बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो ये 1, 3 एंड 4, सी इज द करेक्ट। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, ये रहा, बताएं इसका आंसर। इसमें आपको सही करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ये भी बिल्कुल सेम ही है, लेंदी रहेगा, लेकिन आपके यहाँ पर एक नहीं 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ कवर होने वाले हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है, जो कौन कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर सही है, ये बताना। पहला ऑप्शन क्या है, चलिए शुरू करते हैं इसको, मैं अब एक्सप्लेन करना। पहला जो ऑप्शन है वो है, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को
बंगाल में स्वतंत्र व्यापार करने से नहीं रोका। ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में स्वतंत्र व्यापार करने से नहीं रोका, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट सत्य बताना है इसमें, ठीक है। सत्य कौन कौन से हैं ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो उस समय बंगाल का नवाब कौन सा था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पे, यूपी नहीं रोका, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, उससे आपको कंक्लूजन ज्यादा निकल जाएगा। सिराजुद्दौला ने कंपनी के अधिकार द्वारा व्यापारिक विशेष अधिकारों का दुरुपयोग किए जाने पर आपत्ति जताई थी, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये मिल रहा है, ठीक है ना, आपत्ति जताई थी। तीसरा ऑप्शन क्या है, कंपनी के व्यापार में वृद्धि से बंगाल का नवाब समृद्ध हो रहा था। ये देखिए ये तो गलत है, व्यापार से बंगाल का नवाब समृद्ध नहीं हो रहा था, इसमें कंपनी अपनी खुद के बेनिफिट मांग रही थी। तो ये बात हो रही है तब कब की, ये हो रही है जब सिराजुद्दौला यहाँ पर आ गया था, और सिराजुद्दौला के समय की बात है ये। और ये प्लासी के युद्ध के बाद में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, अलीनगर की जो संधि हो गई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। उसके बाद में अलीनगर की संधि हुई थी फरवरी में, फरवरी 1757 में ये युद्ध हुआ था। और उसके बाद में जून में ये संधि हुई थी, जून 1757 में ये संधि हुई थी, अलीनगर की संधि। और अलीनगर की संधि में ये यहाँ पर तय किया गया था कि अपनी खुद की यहाँ पर टकसाल लगाएंगे, अपनी खुद की करेंसी ही देंगे। और ये युद्ध जो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के साथ में हुआ, प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, उसी पे ये क्वेश्चन आधारित है, ठीक है। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में स्वतंत्र व्यापार करने से नहीं रोका, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे व्यापार करने से नहीं रोक पाए थे क्योंकि संधि हुई थी। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। और यहाँ पर व्यापारिक विशेष अधिकार का दुरुपयोग किए जाने पर आपत्ति जताई थी, ठीक है ना। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है कंपनी, तो तीसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। 1764 के बक्सर के युद्ध में पूर्वी भारत की कंपनी की विजय को पूर्ण कर दिया था तथा उसके प्रभाव में वृद्धि की थी, बिल्कुल सही है। 1764 का जो बक्सर का युद्ध था उसमें कंपनी को पूरा का पूरा अधिकार मिल गया था बंगाल में, बंगाल पर पूरा कब्जा कर लिया था, और यहाँ पर उसके अधिकार में वृद्धि हो गई थी। यानी कि दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है, और चौथा ऑप्शन भी सही है। और दूसरा ऑप्शन जो है व्यापारिक मतलब उपयोग का आपत्ति जताई थी, बिल्कुल आपत्ति जताई थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर कंपनी अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी और यहाँ पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा, जो जिस तरीके की जो संधि थी, संधि की अवहेलना करते हुए ये उससे आगे का काम भी यहाँ पर कर रही थी। सिराजुद्दौला ने उस पर आपत्ति जताई थी, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर है वो पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। सी इसका सही आंसर होगा। प्लासी के युद्ध से लेके बक्सर के युद्ध तक के पूरे यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो 1764 का जो बक्सर का युद्ध था, ठीक है ना। उसके बाद में इस पर एक संधि की गई थी 1765 की, और उस पर जाकर ये बात बनी थी जिसमें कि तीन तरफ से यहाँ पे तीन एम्पायर ने मिलकर ये युद्ध लड़ा था, जिसमें कि मुगल भी शामिल थे, अवध भी शामिल थे, और बंगाल के नवाब भी शामिल, तीनों ने मिलकर यहाँ पर ये युद्ध लड़ा था। सुजाउद्दौला, ठीक है ना, मीर कासिम, और उसके साथ में शाह आलम दूसरी, इन तीनों ने मिलकर ये युद्ध लड़ा था, जिसमें कि बहुत बुरी तरीके से हारे थे। और ये युद्ध भी जो हुआ था, इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो आयरकुट थे उन्होंने युद्ध लड़ा था, और संधि करने के लिए यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया था। रॉबर्ट क्लाइव वापस चला गया था, रॉबर्ट क्लाइव बाद में आया था संधि करने के लिए, क्योंकि इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। तब हुई थी 1765 में, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, उस संधि के लिए रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था। देन उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे पहला गवर्नर जनरल बनता है, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन ये, तृतीय कर्नाटक युद्ध के विषय में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये भी चार स्टेटमेंट दिए हैं, कौन कौन से सही होंगे ये आपको बताना।
क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, अब आप आंसर कमेंट में दे सकते हैं कौन सा आंसर इसका सही होगा। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ इसमें आंसर देना आपके लिए। देखिए पहला ऑप्शन जो क्या है, क्या दिया हुआ है, पहला तृतीय कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों के द्वारा पुडुचेरी पांडिचेरी के अधिकरण से प्रारंभ हुआ, ये पहला ऑप्शन है। तीसरा, ठीक है, ये थर्ड कर्नाटक वॉर, जो कि किसके, कर्नाटक वॉर किस किस के साथ में हुई थी, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, हुई थी फ्रांसीसी और अंग्रेज, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी कंपनियों के बीच में, यानी कि ये दोनों जो विदेशी कंपनी थी उनके युद्ध यहाँ पर, ये तीन वॉर हुए थे, कर्नाटक वॉर, प्रथम कर्नाटक वॉर, द्वितीय कर्नाटक वॉर और तृतीय कर्नाटक वॉर। तो तीनों वॉरों को आपको अच्छे, तीनों युद्धों को अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना है। तीनों युद्ध बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। तो ये तृतीय कर्नाटक वॉर हुई थी और तृतीय कर्नाटक वॉर में अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया था, मतलब कि बिल्कुल सही है, कर्नाटक पर वो पुडुचेरी जो कि फ्रांसीसी कंपनी का फ्रांसीसी कोठी थी, फ्रांसीसियों की वहां पर कारखाना था और मेन क्षेत्र पुडुचेरी था जो कि फ्रांसीसियों का मेन गढ़ कहा जाता है, जिसको कि भारत में फ्रांस बोला जाता है इसे, ठीक है ना, भारत का फ्रांस पांडिचेरी को बोला जाता है, आज भी बोला जाता है, क्योंकि वहां पे फ्रांसीसी का जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा फ्रांसीसियों से ही के अंडर में था उस समय, आखिरी तक रहा। बाद में जब कर्नाटक वॉर खत्म हो गई उसके बाद में जो संधियां हुई उसमें पांडिचेरी वापस भी कर दिया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी को पर अधिग्रहण कर लिया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद में इस युद्ध में फ्रांसीसी नौसेना के नेतृत्व में एडमिरल डी के ने किया था, नहीं, एडमिरल डी के ने नहीं किया था, तो ये ऑप्शन गलत है। ये युद्ध में अंग्रेजों ने तंजौर पर आक्रमण किया था, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तंजौर पर आक्रमण नहीं किया था। युद्ध की समाप्ति के पश्चात फ्रांसीसियों ने हैदराबाद पर पुनः अधिकार कर लिया था, हैदराबाद नहीं है ये, ठीक है ना, यहाँ पर पांडिचेरी, वही गलत होगा, यहाँ पे चेक नहीं कर पाया था ये। पांडिचेरी में मैंने आपको बताया था, पांडिचेरी में पुनः अधिकार कर लिया था फ्रांसीसियों ने, जिसमें कि संधि के बाद में इसका अधिकार इनको मिल गया था, यानी कि 81 का पहला और चौथा ऑप्शन सही है। फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन सही है कर्नाटक वॉर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में जाना जाता है, उसी समय में ये हुआ था, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन तक देखते हैं, निम्न घटनाओं का सही क्रम संयोजित करें। इसमें भी आपको ऑर्डर बताना है कि पहले कौन आए थे भारत में, डचों का आगमन, अंग्रेजों के द्वारा बंगाल पर प्रभुत्व को स्थापित करना, पांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो ये इनकी क्रम बताने की ये घटनाएं कब कब हुई, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर अगर आपको पता है कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा इसमें। क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वर्ग 2 की जो तैयारी है उसके लिए आपको लगातार यहाँ से मेरे द्वारा सब्जेक्ट पे भी क्लासेस एमसीक्यू सीरीज मिलेंगी, और साथ में सारे जो सिलेबस पर आधारित सिलेबस बेस्ड जो क्वेश्चन है उसकी भी एमसीक्यू सीरीज आपको मैं बना रहा हूँ सोशल साइंस की, जिसमें कि मिक्स क्वेश्चन भी आ रहे हैं। बताइए इसका जो आंसर है, सबसे पहले तो डचों का आगमन देखते हैं। डचों का आगमन, यहाँ पे आपको कौन सी कंपनी पहले आई थी वो भी, उनके सन भी याद, सभी के ईयर घटनाएं कब हुई थी ये जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि घटनाओं के क्वेश्चन बनते हैं कौन से सन में कौन कौन सी इवेंट यहाँ पर जनरेट हुई थी, घटित हुई थी। तो डचों का आगमन जो हुआ था वो हुआ था 1605। सभी कंपनियों को याद होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, फिर उसके बाद में पोर्चुगीज पहले कब आए, पोर्चुगीज के बाद में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद में फिर फ्रांसीसी, डच कब आए, फिर उसके बाद में डेनिश, इस तरीके से 5 यहाँ पर यूरोपीय कंपनी भारत में ट्रेड करने आई थी। तो उनकी पूरे के पूरे ईयर आपको पता होना चाहिए और कब उन्होंने
कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, कहाँ पर अपनी कोठियां बनाई थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित करना, बंगाल पर इन्होंने कब प्रभुत्व यानी कि कब इन्होंने यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था बंगाल पर? शुरुआत हो गई थी 1757 में। 1757 की जो प्लासी का युद्ध था, प्लासी की वॉर जो थी, प्लासी युद्ध, उस समय शुरुआत हो चुकी थी, तो 1757 हो गए। अब बात करते हैं वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध मैंने अभी आपको बताया था, जो कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जो कि कर्नाटक वॉर का एक हिस्सा था। तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था 1760 में। 1760 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद में बक्सर के युद्ध की बात की जाए, तो बक्सर का युद्ध जो कि बंगाल पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों की यहाँ पर ये बक्सर का युद्ध हुआ था, मैंने अभी आपको बताया था 1764 में, पिछले क्वेश्चन में ही खत्म किया था, जिसमें कि तीन शक्तियों ने यहाँ पर मिलकर अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया था, जिसमें कि मुगल, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब के साथ में हुआ, और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। और यहाँ पर ये बंगाल के नवाब सब हार गए थे, बाद में संधि हुई थी 1765 की। तो आप बताइए इसमें 1605, 57, 60, 64, यानी कि ऑर्डर वाइज दिख रहा है यहाँ पे। सबसे पहले पे ये हो गया, दूसरे पर प्लासी का युद्ध हो गया, तीसरे पर पांडीवॉस हो गया, और चौथे पर बक्सर का युद्ध हो गया। यानी कि 1, 2, 3, 4 ही आएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है कौन सा हो गया, वो पहला वाला आंसर इसे लिए, इसी से करेक्ट आंसर। आपको ईयर जरूर याद होना चाहिए, ईयर जरूर याद होना चाहिए, कौन सी ईयर में कौन सी हिस्टोरिकल इवेंट यहाँ पर घटित हुई थी और इवेंट हुआ था, वो आपको याद होना चाहिए। और उसको याद करने के लिए आपको पूरा का पूरा कंप्लीट स्टडी होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन बहुत ही प्यारे हैं, लगातार आप मेरी क्लास को देखते रहिए, क्लास को शेयर और लाइक करते रहिए। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा सही क्रम है? ये भी देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से बनाया जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो पाए। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, समय दूंगा, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर। इसमें वो सारी की सारी यूरोपीय कंपनी दी है, चार पांच हैं, मतलब चार दिए हैं, और चारों के ऑर्डर आपको यहाँ पर बताने हैं कि कौन सी कंपनी पहले आई। ये आपको यहाँ पर बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। शुरू करते हैं, आपने पढ़ लिया होगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच को मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1605, डच जो कि नीदरलैंड की कंपनी थी, डच कंपनी 1605 में आई थी, ठीक है। हॉलैंड की कंपनी इसको बुलाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बोला जाता है, ये आई थी 1600 में, ठीक है। 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना के समय की बात कर रहे हैं, ये कब कौन सी स्थापित हुई थी, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना 1605 में ये भारत में आ गई थी, ये 1602 में हुई थी। ये 1600 में, ये 1602 में हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इसकी ये 1668, 1668 में ये स्टैब्लिश हुई थी। और उसके बाद में स्वीडिश जो थी, ये 1731 में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें से कौन सा हो गया? पहला, अगर ऑर्डर वाइज देखा जाए तो पहला ऑप्शन दूसरा होगा, ठीक है। तो दूसरा पहला हो गया, दूसरे के बाद में फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद में थ्री आएगा, और थ्री के बाद में फोर आएगा। तो ये ऑप्शन होगा सही इसमें 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 किसमें दिख रहा है? वो दिख रहा है बी में। दिस इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन दूसरे विद्यार्थी तक भी आप पहुंचा पाए। शेयर कर दीजिएगा क्लास को फटाफट। और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित युद्धों में से सही क्रम, इसमें भी सही क्रम बताना है। ये युद्ध है, कौन कौन सी वॉर हुई थी, इसमें कि प्रथम आंग्ल बर्मा वॉर, तृतीय आंग्ल मराठा वॉर, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में यहाँ पर बताएं। कौन सा आंसर सही है, टाइम बताना है। पहले से शुरू से लेके, यानी कि सबसे पहले कौन सा हुआ था और उसके बाद में सबसे बाद में कब हुआ, वो ऑर्डर आपको यहाँ पर बताना है। शुरू करें हम, इसका आंसर आपको आगे हो तो आप कमेंट में बिल्कुल दीजिएगा। देखिए, इसमें प्रथम आंग्ल बर्मा वॉर की बात की, आंग्ल बर्मा वॉर की बात की जाए तो आंग्ल बर्मा वॉर जो हुई थी, वो टोटल जो युद्ध हुए थे अंग्रेजों के और बर्मा का जो युद्ध हुए थे, वो हुए थे 3। आंग्ल बर्मा युद्ध, पहला युद्ध, फर्स्ट वॉर की बात करें तो फर्स्ट वॉर जो हुआ था वो 1824 से लेके 1826 तक चला था। 24 से लेके 26 तक ये पहली वॉर चली थी। सेकंड की वॉर की जाती है तो सेकंड वॉर जो कि 1852 से लेके 1853 तक चला था, एक ही वर्ष तक ये रहा था। थर्ड की बात की जाए तो थर्ड वॉर जो कि 1885 और 86 में, ईयर जरूर आपको पता होना चाहिए जिससे कि आप उसके आंसर दे पाएंगे। तो ये 3 वॉर हुई थी, तो कौन सा वॉर इसमें पूछा गया, पहला वाला, यानी कि यहाँ पर पहला वॉर जो हुआ था वो हुआ था 1824 से शुरुआत हुई थी, तो 24 इसमें लगा सकते हैं अपन। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा यानी कि थर्ड आंग्ल मराठा जो वॉर हुआ था वो कब हुआ था। तो ये वॉर, इस वॉर की शुरुआत हुई थी 1817 में, ठीक है ना, और 18 तक चला था ये। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में बता दिया था कब हुआ था, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्लियर कर दिया था। तो फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1844। चतुर्थ आंग्ल मैसूर, मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान के बीच में ये युद्ध हुआ था अंग्रेजों का। और चौथा था, टोटल 4 युद्ध हुए थे यहाँ पर, तो चौथा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1799 में, ज्यादा देर तक नहीं चला था। और यहाँ पर जो मैसूर राज था वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया था, और यहाँ पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, उनकी उनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो ये इसके सही ईयर है। अब इससे आपको आंसर देना है कि पहले कौन सा हुआ, उसके बाद में पहले से लेके आखिरी तक आपको यहाँ पर जाना है। अब बताइए, तो सबसे पहले कौन सा हो गया, सबसे पहले फोर्थ नंबर पे आएगा, इसके ऑर्डर में यहीं पे लिख देता हूँ, उससे अपन मैच कर। सबसे पहले 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि फोर्थ नंबर पहले हो गए। उसके बाद में सेकेंड नंबर पे आएगा 24, हाँ नहीं मराठा 1718। उसके बाद में 24 पे जाएंगे, यानी कि फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद में तीसरा आ जाएगा, यानी कि 4213। तो 4213 किस में आ गया, ए में आ गया। जैसे इतना, ठीक, हो गया क्लियर। आगे ये आ गया अगला प्रश्न। इसका आंसर, निम्न घटनाओं का सही क्रम बताना है। इसमें भी 4 जो व्यवस्थाएं दी हुई हैं, 4 जो इवेंट हुई थी, उनके आपको ईयर याद होने चाहिए, कब किसकी शुरुआत हुई थी।
तो ईयर पे क्वेश्चन कई बार पूछते हैं और कई अलग अलग एंगल से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको हिस्ट्री के हर एंगल से क्वेश्चन को करना आना चाहिए। बताइए इसका आंसर। इसमें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त और सहायक संधि के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया। अमेरिका से आंसर आपको पता पड़ गया होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात की जाए तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कब हुई थी, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ये एक के बाद में एक अलग अलग हुई थी, तो सबसे पहली व्यवस्था से अपन चलते हैं और उसके बाद में आगे आएंगे। सबसे पहली व्यवस्था जो हुई थी, सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात करें। ये 1793 में हुई थी, ठीक है। और इसको किसने चालू किया था? ये किया था कॉर्नवालिस ने। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझा दिया था। उसके बाद में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी और महालवाड़ी से पहले उसकी शुरुआत हो गई थी, सॉरी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि 1820 में हुई थी और उसके बाद में महालवाड़ी व्यवस्था जो कि 1822 में थी शुरुआत हुई। अगर हम महालवाड़ी की बात करें तो महालवाड़ी व्यवस्था जो कि ऑल्ट मैकेंजी ऑल्ट मैकेंजी ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और रैयतवाड़ी की बात करें तो रैयतवाड़ी हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीडिंग, हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीडिंग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, रैयतवाड़ी, ठीक है। तो ऑर्डर मैंने आपको यहाँ पर, अच्छा, सहायक संधि एक और बचा रह गया। सहायक संधि की बात करें तो ये लॉर्ड वेलेस्ली की समय शुरू हुई थी 1798 में इसकी शुरुआत हो गई थी। 1798 में 1798 सहायक संधि की, जिसको कि सब्सिडरी अलायंस के नाम से जाना जाता है। अब इसके ऑर्डर आप बता सकते हैं, ठीक है ना। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली के से शुरू हुई थी ये। और अब इसके ऑर्डर बता सकते हैं। सबसे पहले तो बात की जाए तो तीसरा नंबर सबसे पहले आएगा 1793, फिर उसके बाद में 1798 आएगा, यानी कि चौथा, ठीक है ना। उसके बाद में पहला आएगा 1820, फिर 1822, ये ऑर्डर है इसका। पहले से बात कर, तो ये ऑर्डर इसमें कहाँ मिल रहा है? इसी पे करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन सभी जितनी भी व्यवस्था थी, जितने भी इवेंट थे, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये तो अब बेस बता रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन इस तरीके से। अगर इसको मैं एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा तो एक एक क्वेश्चन को आधा आधा घंटा लग जाए। क्वेश्चन मतलब ये समझ लो 12 घंटे की ये वीडियो हो जाएगी 10-15 क्वेश्चन में। चलिए, बेस बता रहा हूँ पढ़ना कैसे है। क्वेश्चन के टाइप आपको यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन आ गया अगला, पीस इंडिया एक्ट ने क्या क्या किया था। ये ऑर्डर है इसमें से, और इसमें से सही बताने हैं कौन कौन से इसमें। पीस इंडिया एक्ट कब आया था ये पता होना, एक तो लिखा हुआ है इसमें 1784 में, ठीक है ना। अब उसके अंदर की जो घटनाएं थी उसमें क्या क्या कॉजेज थे, वो यहाँ पर बताने हैं आपको। सही कौन सा है इसमें, बताइए आंसर।
क्लास को शेयर करते रहिएगा। बताएं इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ऑप्शन आपको पढ़ना है यहाँ पर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की थी पीस इंडिया एक्ट ने। ये ऑप्शन इसमें बता। तो हाँ बिल्कुल सही है। पीस इंडिया एक्ट जब आया था तो उसने, ठीक है ना, संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर दी थी भारत। ठीक है। और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया एक्ट मतलब उस समय जब संसद मतलब ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी उस समय के जो प्रधानमंत्री रहे विलियम पिट, उनके नाम पर इसको जाना जाता है। विलियम पिट के नाम से ये अधिनियम लाया गया था, उनने ही इसको लागू किया था। तो इसलिए इसका नाम पीट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिए। ठीक है, पहला वाला सही है इसका। अब आगे चलते हैं। दूसरा, इस कंपनी ने, ठीक है ना, कंपनी के क्षेत्र का नया नाम ब्रिटिश भारतीय अधिकृत क्षेत्र कर दिया गया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई थी। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं। भारतीयों के लिए सिविल सेवाओं में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। नहीं, ये गलत है। सिविल सेवाओं की शुरुआत ईस्ट इंडिया एक्ट से नहीं हुई थी। ये कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, कॉर्नवालिस से इसकी शुरुआत होती है। यानी कि ये कॉर्नवालिस जब आता है 1793 में, उस समय सिविल सर्विस की शुरुआत होती है, ना कि पीस इंडिया एक्ट के समय। ठीक है, 1793 का जो अधिनियम आता है उस समय इसकी शुरुआत होती है। यानी कि सेकंड थर्ड ऑप्शन गलत है। फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी कलकत्ता में, ये वॉरेन हेस्टिंग के समय हुई थी। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है ना, वॉरेन हेस्टिंग के समय में, उस समय सुप्रीम कोर्ट की एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये स्थापना हुई थी 1776 में। हुई थी 1776 में हुई थी। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसमें से दो ऑप्शन सही है, यानी कि पहला और दूसरा। यानी कि आंसर कौन सा सही होगा, पहला और दूसरा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। क्लास दे रहा हूँ। चलिए बताएं इसका आंसर क्या है। आपको समझ में मैचिंग करना है अपने को। पहला बम्बई, दूसरा दिग्दर्शन, तीसरा बद्रा मद्रास भेल और चौथा है जहां में जहानुमा। ठीक है ना, ये सारे के सारे न्यूज़पेपर हैं, समाचार पत्र हैं ये, जिसमें कि मासिक भी हैं, वीकली भी हैं, उर्दू पत्र भी दिया हुआ है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसका आंसर में थोड़ा बहुत हिंट आपको मिल रहा होगा। इसका आंसर आप देखिए। क्लास को शेयर जरूर करते रहिएगा। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन। साथ में अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को फॉलो कर लीजिए। और साथ में अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को भी यहाँ पर आप फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बताएं इसका। चलिए शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बम्बई, बम्बई की बात की जाए तो बम्बई नाम से एक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, ये सबसे पहला समाचार पत्र ही मान सकते हैं जो कि यहाँ पर माना जाता है पहला समाचार पत्र था। और ये गुजराती का प्रथम समाचार पत्र। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये दादाभाई नेहरू जी ने शुरू किया था। दादाभाई नेहरू जी ने शुरू किया था, इसकी शुरुआत की थी। तो मुंबई में, क्योंकि ये मुंबई से ही इन्होंने अपनी सारी जो भी एक्टिविटी थी चालू की थी। उसके बाद में ये ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से पॉपुलर हुए। अंग्रेजी ने गांधी जी ने इनका नाम दिया था। और पहले ये मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी इन्होंने इंग्लैंड में।
इन्होंने की भारतीयों के बारे में जानकारी वहां की जनता को दी थी, और ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की थी। ठीक है, तो इन्होंने ये समाचार पत्र निकाला था बम्बई में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है पहले वाले ए है इसका आंसर। दिग्ग दर्शन की बात की जाए तो दिग्ग दर्शन जो कि एक पारसी अखबार था, क्या था यहाँ पर, पारसी प्रथम अखबार था दिग्ग दर्शन, तो ये दी हो गया। ठीक है, मद्रास भेल, मद्रास भेल जो कि प्रथम सांध्य पत्र था मद्रासियों का, और ये एक गजेटरी भी होता था, जिससे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी इसी में आते थे, मद्रास भेल में भी। जैनुमा, जामे जैनुमा इस तरीके का नाम है, उर्दू का प्रथम अखबार था ये, तो ये भी है। ठीक है, तो 5 में से ये 4 आपको मिल गए हैं। तो इसमें अगर बात की जाए तो 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 4 फिर 3, ये ऑर्डर 2 5 4 3, यानी कि 2 5 4 3, बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। निम्न में से किस आक्रमण एवं उसके प्रभाव का जोड़ा गलत है? कौन सा आक्रमण हुआ और उनके प्रभावों का जो जोड़ा है वो गलत बताना। एक ही आंसर है इसका, ABCD दिया हुआ है, तो एक आंसर इसमें बता। चलिए, छोटा सा ये क्वेश्चन, इसमें आपको ये मिडिवल हिस्ट्री भी है साथ में, इसमें एशियन हिस्ट्री भी दे दी गई है इसमें, है ना, और मॉडर्न हिस्ट्री का भी थोड़ा सा अंश यहाँ पर आपको देखेंगे। चलिए बताएं, सबसे पहले तो आंसर अब इसमें समझना जरूरी है कि इसमें हुणों का आक्रमण, हुणों का आक्रमण जो हुआ था ये गुप्त साम्राज्य का पतन इसमें बताया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, हुणों का आक्रमण जब हुआ था तो हुणों का आक्रमण हुआ था स्कंद गुप्त के समय। सबसे पहले तो स्कंद गुप्त ने हुणों के आक्रमण को पूरी तरीके से रोक दिया था, और हुणों को यहाँ से बाहर, भारत की जो बॉर्डर है, ठीक है ना, वहां से बाहर निकाल दिया था, खदेड़ दिया था। जीत पाई थी हुणों पर स्कंद गुप्त में, लेकिन उसके बाद में लगातार हुणों के आक्रमण यहाँ चलते रहे थे। तो हुणों के आक्रमण का ही कारण बना था जो कि गुप्त साम्राज्य का यहाँ पर पतन हुआ था। अगर गुप्त साम्राज्य की बात की जाए तो गुप्त गुप्त साम्राज्य की नींव 3rd सेंचुरी में रखी गई थी, और लगभग बात की जाए तो 219 ईस्वी को यहाँ पर माना जाता है गुप्त संवत की शुरुआत की गई। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने, श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त के बाद में फिर चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि इनकी वंशज के प्रतापी राजा बने, फिर उसके बाद में समुद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त, फिर उनका उनका भाई था समुद्रगुप्त का सबसे बड़ा पुत्र रामगुप्त, वो गद्दी पर बैठा था। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में फिर कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद में स्कंदगुप्त। तो ये पूरी की पूरी वंशावली यहाँ पर चलती रही, जो लगभग 500 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया। ठीक है ना, जो कि भारत का गोल्डन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है साम्राज्य का, गुप्त डायनेस्टी का। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है इसमें प्रभाव में गलत नहीं है, ये सही है। तो ये इसका यहाँ पर गलत जोड़ा बताना है, तो ये सही है इसका, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तैमूर का आक्रमण की बात की जाए तो तैमूर का आक्रमण जो हुआ था, इसमें तुगलक वंश का पतन, बिल्कुल तैमूर का जब आक्रमण हुआ था तुगलक वंश की पतन की शुरुआत हो गई थी। और तैमूर का जो आक्रमण हुआ था ये हुआ था
1398 में तैमूरलंग 1398 में आया था और इसने पूरे भारतवर्ष में तबाही मचा दी थी। हर खेत खलिहान सब जगह उजाड़ के चला गया तैमूर, ठीक है ना। और इसने ही यहाँ पर, ठीक है ना, अपना सिक्का चलवाया था, ठीक है ना। इसमें सिक्के भी इसने अपने चलवाए थे, सिक्का खुदवाया था। और उसके बाद में यहाँ पर अफगान शासकों की नींव भी इसने रख दी थी, यानी कि पतन डिक्लाइन चालू हो गया था। आखिरी में जाकर यहाँ पर तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश की शुरुआत होती है और सैयद वंश यहाँ पर स्थापित होता है। क्योंकि अगर तुगलक वंश की बात की जाए तो तुगलक वंश का जो शासनकाल है वो 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक चलता है, यानी कि लगभग लड़खड़ाते हुए ये 16 वर्ष तक और आगे बढ़ा था। और उसके बाद में सैयद वंश, जो कि खिजर खां के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ठीक है ना। तो यानी कि ये बिल्कुल सही है ये वाला। अब बात करते हैं अहमद शाह का। अहमद शाह अब्दाली दुरानी वंश का जो शासक था, ठीक है ना, उसने मराठाओं का पतन, बिल्कुल अहमद शाह अब्दाली का जो ये भी सही है, यानी कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था 1761 में और इस समय मराठा शासन का पतन हो गया, ठीक है ना। और उस समय बालाजी बाजीराव जो था, बालाजी बाजीराव का शासन था और बालाजी बाजीराव के समय में, यानी कि ये पेशवा थे और उस समय ये युद्ध हुआ था और मराठाओं का पतन चालू हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आता है आखिरी ऑप्शन, तो ये आखिरी ऑप्शन अब जो बचा तो यही इसका सही आंसर होगा। अब मैं इसके बारे में आपको बता, नादिर शाह का आक्रमण, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। नादिर शाह का आक्रमण जब हुआ था, जब मुगल एम्पायर था, और ये हुआ था 1739, ठीक है ना। और 1739 में कौन था शासक? मोहम्मद शाह, ठीक है ना। रंगीला इसको बोलते हैं, रंगीला बोलते हैं, रंगीला शासक बोलते थे इसको। और मोहम्मद शाह ये रंगीला शासक था, इसको की रंगीला सरदार भी बोला जाता था। और इसके समय में ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, जिसको कि ईरानी नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। मैंने क्वेश्चन में आपको बताया। तो ये जो था वो मुगलों के समय हुआ था ये, ना कि शेर शाह के समय। शेर शाह की बात की जाए तो शेर शाह सूरी, ये सूरी वंश था, ना कि मुगल वंश था। और सूरी वंश का शासन सबसे लेकर कब तक चलता है? अगर बात की जाए तो सूरी वंश का शासन, तो सूरी वंश का जो शासन था वो था 1640 से लेकर, ठीक है ना, 1655 तक चलता है। और इसमें शेरशाह सूरी की बात की जाए, शेरशाह सूरी ये सिर्फ 5 वर्ष तक 1640 से लेकर 1645 ईस्वी तक ही गद्दी पर बैठता है। उसके बाद में ये जो मध्य प्रदेश में जो युद्ध होता है उसमें जो तोप के गोले से इसकी मृत्यु हो जाती है। जो तोप का गोला है इसको खुद को उलट के पलट लग जाता है, उससे इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जो कि पन्ना के पास में जो युद्ध हुआ था वहां पर 1745 का ये आखिरी युद्ध, ठीक है। तो इसका जो ये वाला जो आंसर है ये गलत है, तो किसी का, ठीक है। अगला प्रश्न आगे 89, 18वीं शताब्दी में सिख के अभ्युदय और शक्ति के रूप में स्थापित होने वाला निम्न में से कौन से कारण का योगदान है? सिखों की शुरुआत हुई। ऑप्शन दिया यहाँ पर, 3 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में आंसर यहाँ पर आपको देना है, बताएं। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिखों का अभ्युदय यानी कि सिखों का जो साम्राज्य उसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है ना, वो आगे कैसे बढ़े, उस पर ये क्वेश्चन है। और सिख एम्पायर यहाँ पर धीमे धीमे करके कैसे संगठित हुआ और कैसे आगे बढ़ा, उसमें कौन कौन से कारण थे, कौन से कारक थे जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉजिटिवली सिख एम्पायर को आगे बढ़ाने में उन्होंने मदद की थी। तो सबसे पहला ऑप्शन जिसमें दिया है मुगल साम्राज्य का दुर्बल होना। मुगल साम्राज्य का दुर्बल होना, तो ऑब्वियसली मुगल साम्राज्य यहाँ पर धीमे धीमे करके क्या हो गया था, कमजोर हो गया था। क्योंकि
मुगल साम्राज्य की अगर कमजोरी की बात की जाए तो मुगल साम्राज्य कमजोर औरंगजेब की मृत्यु के बाद में ही कमजोर होना चालू हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1708 में, 1707। 1708 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, पतन होता है। और इसी समय, क्योंकि इसके बाद में गद्दी, मुगल का जो गद्दी का उत्तराधिकारी होता है उस पर युद्ध होता है, और उसमें मुगल औरंगजेब के जो पुत्र होते हैं वो आपस में लड़ भिड़ते हैं और यहाँ से पतन चालू हो जाता है गद्दी के उत्तराधिकारी। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होती है। अब यहाँ से शुरुआत होती है तो यहाँ से मदद मिलती है हमें किसकी? मुगल एम्पायर की डिक्लाइन की और दूसरे एम्पायरों के उदय की। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, ये बताया गया है इसमें। ऑब्वियसली नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, ये भी मैंने आपको बता दिया, 1739 में हुआ था, जिसने कि मुगलों को कमजोर किया था। अहमद शाह का आक्रमण हुआ था 1761 में, और यहाँ से मराठों की शक्ति भी यहाँ पे, उसके बाद में जैसे मुगल कमजोर हुए थे तो मराठे यहाँ पर ज्यादा इन्वोक कर गए थे, मराठा आगे बढ़ गए थे, लेकिन मराठा फिर बाद में कमजोर हुए। फिर उसके बाद में सिख एम्पायर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन भी सही है, ये भी कम होता है। और मुगल के प्रांतीय शासकों के आंतरिक संघर्ष, प्रांतीय शासक आपस में यहाँ पे संघर्ष भी करने लगे थे, क्योंकि पतन हो गया था, जो शक्ति थी वो आगे यहाँ पर बढ़ रही थी। तो इसका जो आंसर है वो डी भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। निम्न में से किस स्थानों पर फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कोठियां स्थापित नहीं की? छह ऑप्शन दिए हुए हैं: सूरत, मछलीपट्टनम, यनम, कलकत्ता, पांडिचेरी और चंद्रनगर। तो फ्रांसीसियों की कोठी कहाँ नहीं थी ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं 1 4 3 4 2 3 2 4 5 और 1 6। बताएं। देखिए, फ्रांसीसियों की कोठियों के बारे में आपको पढ़ना है। फ्रांसीसियों ने अपनी व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री बोलते थे उनको, उनको कोठियों के नाम से ही बुलाया जाता था। कोठी भी बोल सकते हैं, और फैक्ट्री, कहाँ पे फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने। तो फ्रांसीसियों की फैक्ट्री आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है अगर देखा जाए तो सूरत, सूरत में फ्रांसीसियों की फैक्ट्री क्या थी? नहीं थी। सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। ठीक है, और साथ में पुर्तगालियों ने भी यहाँ पे सूरत में फैक्ट्री लगाई थी शुरुआत में। फिर बाद में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, और पोर्चुगीज यहाँ से स्केप हो गए थे, वो गोवा चले गए थे। गोवा पर अपना दिक्कत जमा लिया था, और सबसे आखिर तक पोर्चुगीज ही थे जो भारत पे शासन किए थे। तो ये तो इसका नहीं हो सकता, यानी कि पहला वाला गलत बताना, नहीं की थी, यानी कि पहला वाला सही है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है, यानी कि ये यहाँ पर टिक कर लेना, पहला वाला। दूसरा क्या है? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में नहीं थी। मसूलीपट्टनम जिसमें कि सबसे पहले डचों ने अपनी फैक्ट्री लगाई। ठीक है, तो ये इसका आंसर गलत है। यनम, ठीक है ना, यनम की बात हो रही है यहाँ पर। कलकत्ता, यनम में बाद में मसूलीपट्टनम में भी इन्होंने लगाई थी। हाँ ठीक है, और मसूलीपट्टनम में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री बाद में लगा ली थी, तो ये भी सही है इसका। यनम में इसकी फैक्ट्री की थी, यानी कि तो यहाँ पे आंसर क्या है? नहीं थी। नहीं थी यानी कि सूरत में नहीं थी, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। यनम में फैक्ट्री थी इसकी, ठीक है, पांडिचेरी में थी और चंद्रनगर में थी, यानी कि ये चार ऑप्शन इसके नहीं हो सकते। इन चारों जगह पे यहाँ पर पांड उसकी फ्रांसीसियों की फैक्ट्री थी, लेकिन सूरत और कलकत्ता में नहीं थी। यहाँ पे अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, ब्रिटिश की फैक्ट्री थी। तो इसका जो आंसर है वो एक करेक्ट आंसर, ठीक है ना, पहला और चौथा। मसूलीपट्टनम में भी फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी, यनाम में भी लगाई थी। पांडिचेरी तो इनका खुद का मुख्यालय था। चंद्रनगर में
इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, बाद में इन्होंने कर्नाटक वॉर के समय में ये हार जाते हैं, लेकिन संधि के दौरान चंद्रनगर की कोठी जो बंगाल में थी वो वापस इनको मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 क्वेश्चन दिए हैं, वैसे वैसे ही क्वेश्चन है, बताएं, पढ़ के बताइए कौन सा सही है कौन सा नहीं है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें से आप बताना है कि कौन कौन से सही हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोधी को, इब्राहिम लोधी तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था, तो इसलिए इब्राहिम लोधी तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें से कौन कौन से सही है ये बताने हैं आपको, याद रखना, सही बताने हैं, गलत नहीं बताने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, नहीं हुई थी। ठीक है ना। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से के साथ में मिलकर षड्यंत्र रचा था। बिल्कुल, मीर जाफर ने षड्यंत्र रचा था सिराजुद्दौला को हराने के लिए। ठीक है, यानी कि ये इसका तीसरा ही ऑप्शन सही है, 2 गलत है। तो इसमें से आंसर कौन सा है? बी। बी में है ये, तो बी इसका, हाँ ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया। अंग्रेजों ने किसके साथ में सबोली समझौता पूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप कुमाऊं और गढ़वाल अंग्रेजी शासन में मिला दिए? किसके साथ में हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं, बस एक ही ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन करेक्ट क्या है कमेंट में आंसर दीजिए। संगोली, संगोली का जो समझौता, संगोली की जो संधि हुई थी वो संगोली की संधि बोलते हैं, वो किसके साथ? कमेंट में आंसर दीजिए, क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, बताएं। इसका जो आंसर है, अंग्रेजों का सबोली की संधि जो हुई थी, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। ये हुई थी 1816। ठीक है, और ये जो युद्ध हुआ था नेपाल के साथ में हुआ था। नेपाल के साथ में युद्ध हुआ था अंग्रेजों का, और नेपाल के गोरखाओं के साथ में ये संधि हुई थी। तो इसका आंसर ये आंसर, गोरखा रेजिमेंट, नेपाली से रेजिमेंट कहलाती है, सीधे सीधे आंसर। नेपाल के साथ में युद्ध हुआ था और सबोली संधि 1816 में ही था। और ये युद्ध 1814 से 1814 से चला था और 16 तक चला। ठीक है, इसी तक करेक्ट था। अगला प्रश्न आ गया, ये 94 क्वेश्चन। अंग्रेजों के सहयोग से मीर कासिम बंगाल के नवाब बने, परंतु बाद में मीर जाफर को पुनः किस कारण से नियुक्त कर दिया गया? यानी कि मीर कासिम तो बन गए थे यहाँ पर, लेकिन बाद में मीर जाफर को यहाँ पे, मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को यहाँ पर अंग्रेजों ने वहां का नवाब बना दिया। क्या कारण था ये बताना है। Which one is the correct? इसका जो आंसर है अपन पढ़ते हैं। मीर जाफर ने अंग्रेजों को भारी रिश्वत देकर मीर कासिम को हटवा दिया था, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है? मीर कासिम अंग्रेजों के द्वारा मूल निवासी के धर्म परिवर्तन का विरोधी था, ये गलत हो गया इसका। ठीक है ना। मीर कासिम अंग्रेजों से लड़ा क्योंकि वह आंतरिक व्यवस्था और कानून तोड़ रहे थे, जिसके कारणवश मीर कासिम की आय में भारी कमी आ गई थी। और डी ऑप्शन क्या है? अंग्रेजों ने समझा कि उन्हें भारत से निकालने के लिए मीर कासिम मुगल सम्राट से मिलने गए। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन, तो ये भी नहीं है इसका।
उसके बाद मीर जाफर ने, ये भी नहीं है, इसका सी ऑप्शन सही है। मीर कासिम ने अंग्रेजों से लड़ा क्योंकि वह आंतरिक व्यवसाय कानून तोड़ रहे थे, जिसके कारणवश मीर कासिम की आय में भारी नुकसान हो रहा था और यही कारण बना था कि इससे मीर कासिम ने वहां विद्रोह कर दिया था और विद्रोह करके यहाँ पर अंग्रेजों के साथ में युद्ध लड़ा था और युद्ध लड़ने की भूमिका इस कारण से मीर जाफर को यहाँ पर हटा दिया था। उसका उल्लंघन कर रहे थे और वहां पे व्यापार करने से रोक दिया था अंग्रेजों को, और व्यापार करने से रोकने के कारण यहाँ पर अंग्रेजों का आधिपत्य चालू हो गया था। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद में यहाँ पे जो संधि हुई थी, फिर उसके बाद में मीर कासिम को यहाँ पर हटाने के बाद में मीर जाफर को यहाँ पर बिठाया था, ठीक है ना, जिसको कि अंग्रेजों, मीर जाफर को क्या कहा जाता है, अंग्रेजों का गधा कहा जाता है। इसी कारण से कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों का ये चमचा था, अंग्रेजों को भर भर के ये वहां से जो संपत्ति थी बांट रहा था और दे रहा था, तो पूरा खजाना खाली कर दिया था। इसको अंग्रेजों का गधा कहा जाता है, मीर जाफर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए, यहाँ पर पूरे के पूरे। क्वेश्चन कैसे रहे, आपको क्लास कैसी लगी, हिस्ट्री की एक एक क्वेश्चन मैंने कोशिश की आपके सामने समझाने की। इसको कंप्लीट रिवीजन मार लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सोशल साइंस की भी एमसीक्यू भी चल रही है, उसको भी आप यहाँ पर कंप्लीट देख पाएंगे और साथ में आप थ्योरी क्लासेस के लिए भी सारे वीडियोस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के लगातार में वीडियोस यहाँ पर आपके लिए ला। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय दिस वीडियो।